और 2024 में हमने जो है वो आजादी का 77वां जो अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट किया। और इन 77 इयर्स में हमारे मुल्क भारत के अंदर तकरीबन 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे देश के कुछ फेमस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। आजादी की मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में वो कांग्रेस पार्टी जो आज मेन ऑपोजिशन है। फिर 1975 के बाद जनसंघ और बाद में फिर वो जनता पार्टी और फिर आज की दुनिया में हम उसे जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। आप नॉर्थ में चले जाएं तो नॉर्थ में कुछ रीजनल पार्टीज मिलती है, जैसे वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आप बिहार में जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल, आप यूपी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी। फिर आप और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, तो वहां की जो रीजनल पार्टीज है वो। उसी के साथ साथ आपको इस देश के अंदर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी दिखती है जो कम्युनिटी बेस्ड है, जो अपनी कम्युनिटी की बात करती है या अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। केरला में मुस्लिम लीग है, तेलंगाना में AIMIM है, असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIUDF है, और इस तरह की कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके अपने MLAs हैं, MPs हैं, कॉर्पोरेटर हैं। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के होने के बावजूद ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वेलफेयर पार्टी की स्थापना की गई और वेलफेयर पार्टी की बुनियाद डाली गई। 1975 के बाद से ये डिस्कशन चलता आ रहा है कि हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिटिक्स 4 इंपॉर्टेंट चीजों में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहली चीज है कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत और राजनीति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए। सेकंड, हमारी राजनीति का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहूंगा मैं उसको, वो है क्रिमिनलाइजेशन। अभी जो हमारी सरकार बनी यहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले एक स्लोगन है जिसका इस्तेमाल किया गया यहां के लोगों को डिवाइड करने के लिए, बटेंगे तो कटेंगे। आप सब जानते हैं इस चीज को। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अभी जो रिसेंट MLA इलेक्ट हुए हैं असेंबली के अंदर, उसमें से मोर देन 53%, यानी कि 100 में से तकरीबन 53 से ज्यादा जो MLA हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और ना सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं बल्कि उनके ऊपर मर्डर तक के चार्जेस हैं। रिसेंटली आप देख रहे हैं बीड़ के अंदर क्या तमाशा चल रहा है। मैंने पहली चीज कहा आपसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकंड मैंने कहा क्रिमिनलाइजेशन, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का वो है कम्युनलाइजेशन। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, गाय, बैल, भैंस और इस तरह की न जाने कितनी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहां की जनता को पोलराइज करने के लिए, डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो है सेक्टेरियनाइजेशन, कि ग्रुप में बांट दो यहां की जनता को, यहां की जनता को डिवाइड करो, अलग अलग सेक्ट बना दो और यहां के लोगों के अंदर फियर साइकोसिस डेवलप करो, यहां के लोगों को इतना डरा दो कि इनका दिमाग आम चीजों से हट जाए। ये सरकार से सवाल नहीं पूछे कि बताओ हमारी रोजी रोटी, घर, एजुकेशन, इसका क्या है, इसके ऊपर आप हमें क्या देना चाहेंगे, रोजगार के बारे में आपके पास क्या प्लानिंग है। इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं को 1500 रुपए तो दे दिए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर मानसी लाड़की महीना नाम का एक भी पोस्टर नहीं दिखा होगा। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक तबसरा आया है कि जो रिटायर्ड जज है जिन्होंने इस देश की खिदमत की है, उनको पेंशन देने के लिए सरकार की
के पास पैसे नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर एक्स्ट्रा बजट बनाकर यहाँ के लोगों को 1500 और 2000 और 2500 के नाम पर जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, और खासकर हमारी महिलाएं जिनको हमने देखा लाइन लगाते हुए बैंकों के अंदर, वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि 1500 रुपए देने के बजाय उन महिलाओं के घर के किसी नौजवान को रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने घर बार को संभाल सके। आज हमारा मुल्क भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं पर रहने वाला देश है। मोर देन 65% पॉपुलेशन हमारे देश की यूथ से, उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान भी हमारे मुल्क भारत में पाए जाते हैं। खासकर आप नॉर्थ में चले जाइए, कई सालों से नौजवानों ने एग्जाम्स पास कर लिया है, गवर्नमेंट के एग्जाम्स, रेलवेज के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, बैंकिंग्स के, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही। उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं ये कह रहा था कि 1975 के बाद से बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और डिस्कशन इस बात पर हुआ कि हमारे देश का जो एक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए आजादी के 77 इयर्स के बाद, उसके नहीं होने की वजह क्या है। कुछ लोग जमा हुए देश के अलग अलग कोनों से, और उन्होंने ये विचार किया और आपस में इस बात को माना और ये बात देश के सामने रखने का प्लान किया कि हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर ईमानदार, काबिल और सही लोगों की कमी है। क्योंकि जिस देश का गवर्नेंस अच्छा होता है वो देश बहुत तरक्की करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉम बम गिराए, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसा अटैक था एटॉम बम के जरिए जिसने पूरे जापान को हिला दिया। लेकिन जापान के लोगों ने विचार किया, उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्लान किया कि हम इस दुनिया की जरूरत को पूरा करेंगे। गिविंग हैंड इज बेटर देन टेकिंग हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और आज हम ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं, उसमें जापान नंबर 1 पर है। तो देखिए, जो कम्युनिटी दुनिया को देखती है वही कम्युनिटी दुनिया को लीड भी करती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इस मुल्क के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ की माइनॉरिटीज है, जो यहाँ का दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये वो लोग हैं जिन पर मुसलसल पिछले 75 ईयर से सिस्टमैटिक तरीके से इनके हक को छीना जा रहा है, इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा है। संघर्ष करने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, समाज के अंदर मुकम्मल इंसाफ की स्थापना के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई। और 2011 से लेकर आज 2024 तक इस मुल्क के तकरीबन 12 राज्यों के अंदर आज वेलफेयर पार्टी मौजूद है। हमारे स्टेट सेक्रेटरी यूसुफ साहब आपको बता रहे थे, केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे तकरीबन 12 राज्य हैं जहां पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। और वेलफेयर पार्टी इस मुल्क की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 2 अहम काम होता है, 2। सबसे पहला काम इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन इसलिए लड़ा जाता है कि इलेक्शन जीतना है। आज से 4 महीनों के बाद आपके नागपुर में भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे। आज हमने आपके सामने एक मॉडल कॉर्पोरेटर को बिठाया, मुसम्मिल फुरकान साहब मेरे से पहले बात कर रहे थे। बुल्डाना के अंदर 2017 में जब नगर परिषद के इलेक्शन हुए, उससे पहले और आज तक उन्होंने वहां बहुत काम किए। गांव वालों के पास पानी का एक बहुत बड़ा मसला था, उन्होंने टैंकर को अरेंज करके दिया। और एक बात आपको मैं बताता चलूं कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ के लोगों को
नोट के बदले वोट और वोट के बदले नोट, इस राजनीति को हम खत्म करना चाहते हैं। बहुत टाइम जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल मैच्योरिटी डेवलप होगी। मुजफ्फर फुरकान के गांव में जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने नोट बांटना शुरू किया, तो वहां के लोगों ने कहा कि हम नोट तो आपसे ले लेंगे, लेकिन हम वोट सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पार्टी के मुजफ्फर फुरकान को ही देंगे। और ये मॉडल हमने सेट किया और आज मुजफ्फर फुरकान साहब आपके सामने बैठे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सोच विचार के बाद बनाई गई। हम इस मुल्क के अंदर ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं जो इस मुल्क के मुद्दे ही नहीं है। हमें मंदिर मस्जिद पर बात ही नहीं करना है, हमें हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं करना है, हमें लोगों को डराना नहीं है, फियर साइकोसिस डेवलप नहीं करना है, बटेंगे कटेंगे और इस तरह की जो भी चीजें हैं। सबसे गंदा एनवायरनमेंट इलेक्शन के टाइम पर इस देश के पॉलिटिशियन करते हैं। इलेक्शन खत्म, सब चले जाते हैं और देश की आम जनता जो ना जाने कितनी परेशानियों से जूझ रही है। आज भी हमारा मुल्क भारत 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को 3 टाइम का खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मैं भारत के कुछ ऐसे इलाकों को विजिट करके आया हूं जहां पर औरतों के बदन में लिबास नहीं है। मैंने वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे इलाकों को देखा है जहां आज भी महिलाएं पीड़ित है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए उनके पास अच्छा अनाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो अमीरों को और अमीर बनाती जा रही है, गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है। देश की पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई बड़ा विजन नहीं है और देश की पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसे काम करने वाले लोग नहीं है जो तन मन धन लगाकर बेलौस खिदमत कर सके। हमने इस जरूरत को महसूस किया और 2011 में वेलफेयर पार्टी हमने लॉन्च की। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस हॉल में बैठे तो जितने भी लोग हैं, अगर आप में से कोई अब तक वेलफेयर पार्टी का सदस्य नहीं बना है तो वो हमारे लोकल लीडर से मिले और वेलफेयर पार्टी की मेंबरशिप ले। और आज इस हॉल में 150-200 लोग बैठे हुए, कोशिश करिए कि अगले प्रोग्राम में इस हॉल इससे कई गुना बड़ा हॉल हो, पब्लिक प्रोग्राम हो, जहां पे 2000, 5000, 10000 की कैपेसिटी में लोग बैठे और उनके सामने वेलफेयर पार्टी की विचारधारा, वेलफेयर पार्टी क्यों बनाई गई, वेलफेयर पार्टी का मकसद क्या है। हमने आज के प्रोग्राम में 2 ग्रुप पर खास फोकस किया है। एक यूथ जो किसी भी कौम का सरमाया होता है, नौजवान युवा, और सेकंड लेडीज जो किसी भी समाज को बदलने की ताकत रखती है। A ladies can be a good housewife and at the same time she could be a best administrator, she could be a best teacher, she could be a best entrepreneur, she could be a good businesswoman, she could be a good politician. हमें नागपुर से कुछ ऐसी लेडीज चाहिए जो लेडीज बोर्ड के अंदर आकर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और यहाँ पर लेडीज को होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसको वो एड्रेस करे और उस इशू को वो कॉर्पोरेशन के अंदर उठाए। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब, उनके साथ महिला विंग के जो जिम्मेदार है मनीषा मैम, मेहर बाजी और आज जितने भी लोगों को नियुक्त किया गया है, जो यूथ विंग की जो जिम्मेदार है, आप इन लोगों के कानूनों को मजबूत कीजिए। और मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ जो भी कैडर है वो 100% ईमानदार, 100% ईश्वर से डरने वाला, 100% देश की सच्ची खिदमत करने वाला। हम लोगों का साथ दीजिए। मैं आखिर में 2 से 3 मिनट के अंदर वेलफेयर पार्टी का सिद्धांत क्या है, उसका विजन क्या है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाली एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक पार्टी है। मूल क्या है, हम किन चीजों को वैल्यूज बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी से वो लोग जुड़े जिनका समाज में अच्छा रिकॉर्ड है। क्रिमिनल लोगों को इस पार्टी में जगह नहीं, वो लोग जो 2 नंबर का धंधा करते हैं उनको इस पार्टी में जगह नहीं, वो लोग जो समाज के अंदर अच्छा कैरेक्टर नहीं रखते हैं ऐसे लोगों के लिए इस पार्टी में जगह नहीं। लेकिन हम अपने आप को सुधार लें, दे आर मोस्ट वेलकम।
हम ये चाहते हैं कि समाज में रहने वाले वो तमाम व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, जो थोड़ी भी सूझबूझ रखते हैं, वो वेलफेयर पार्टी की विचारधारा को समझें। वेलफेयर पार्टी क्यों बनाई गई, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका नजरिया क्या है, वो इस देश के डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान रखती है, उसके पास इस देश की तरक्की के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बिजनेस के लिए, यहाँ के कमर्शियलाइजेशन के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, यहाँ के वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए क्या प्लान है, ये तमाम चीजों को आप समझें। क्योंकि आज से 50 साल के बाद हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ देश की कॉर्पोरेशन में, देश की असेंबली में और देश की पार्लियामेंट में हम पूर्ण बहुमत के साथ जाना चाहते हैं। और हमारे ये विजन है कि आज से 50 साल के बाद महाराष्ट्र का सीएम वेलफेयर पार्टी का सीएम, वेलफेयर पार्टी का सीएम। हमारा ये विजन है कि आज से 50-55 साल के बाद इस देश का अगर कोई पीएम होगा तो वो पीएम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से पीएम बनेगा। ये विजन लेकर हम चल रहे हैं। और ये वो विजन है जो समाज को डिवाइड नहीं करता है, जो समाज को डराता नहीं है, जो कभी भी रिलीजन का मिसयूज नहीं करता है पॉलिटिक्स में, बल्कि समाज के जो असल मुद्दे हैं, समाज के जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जिससे भारतीय समाज जूझ रहा है, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, आपको 100 से ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, उनके जो मसाइल हैं उनको आप देख लीजिए। एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैक किया गया कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इस देश की पॉलिटिक्स को संभाल रही है, उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस को बिठाया है। ये वो पॉलिटिशियंस है जो इलेक्शन के टाइम पर आपको धर्म के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, बटेंगे कटेंगे के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर आपको पोलराइज करके डिवाइड करते हैं। इलेक्शन खत्म हो जाता है, आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी डेवलप भी नहीं रहती है कि आप समझ पाए कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये तमाम मुद्दों के साथ मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते। हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उन मुद्दों के साथ जो भारतीय समाज के मुद्दे हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर, क्रिमिनलाइजेशन को पॉलिटिक्स से खत्म करना है, रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिक्स से खत्म करना है, नौजवानों की तरक्की को लेकर, इस मुल्क के एनवायरनमेंट की सेफ्टी को लेकर, यहाँ मुल्क की जो दौलत है वो दौलत समाज के पिछड़े तबकों तक पहुंचना चाहिए। इस विजन को लेकर हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। यही वजह है कि देश का मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम उनके सामने उन इश्यूज पर बात नहीं करते जिनमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला लगाया गया है। हम उन इश्यूज पर बात करते हैं जो यहाँ के कोर इश्यूज है, जो यहाँ के कोर मुद्दे हैं। मैं आपके सामने वेलफेयर पार्टी के जो सिद्धांत है वो पढ़ना चाहूंगा। मूल्यों पर आधारित राजनीति। पार्टी एक ऐसे राजनीति को पूरे देश में परवान चढ़ाएगी जो उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, अपराध, भ्रष्टाचार और संकीर्ण दुर्भाग्य से पूर्ण रूप से पाक हो। इसके लिए आवश्यक है कि जवाबदेही की प्रणाली को चुस्त और सशक्त बनाया जाए। हर बड़े अधिकार के साथ बड़ी जवाबदेही और बड़ी जिम्मेदारी से भी जुड़ा हो। वेदांत चरित्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मूलभूत शर्त करार पाए। ये हमारा सिद्धांत है और हम ये चाहते हैं कि द पीपल who belongs to very clear background, who are having good and honest image in the society, those who want to serve the nation, we welcome all of them. मैं यहाँ की ख्वातीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के मर्दों को, आप अपने घर के युवाओं को, नौजवानों को हमारी पार्टी से जोड़ें, हमारी पार्टी का मकसद समझाएं और वेलफेयर पार्टी की आइडियोलॉजी को समझें। मैं इस थॉट के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। The life of community lies on its imagination. कोई भी कौम, उसका जो मुस्तकबिल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर का क्या प्लान करती है और फ्यूचर को लेकर उसके पास क्या इमेजिनेशन है और क्या प्लान है। Have a nice day. Thank you. Goodbye.